नमस्कार। लेक्चर 10 में चैप्टर 1 के लेक्चर 10 में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट चार्ज प्लेन। यू कैन सी हियर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट चार्ज प्लेन। ये हमें निकालना है गोज लॉ को इस्तेमाल करके। अगर आपने इसके पिछले 2 लेक्चर देखे हैं, गोज लॉ का और गोज लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज वायर, अगर वो दोनों देखे हैं तो आपके लिए ये लेक्चर बहुत ही सिंपल है। नहीं देखे हैं तो आप डेफिनेटली देखिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हमें गोज लॉ का पता होना चाहिए। गोज लॉ हमारा होता है E डॉट ds इंटीग्रेशन ऑफ द क्लोज्ड सरफेस गिवन बाय Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज गोज लॉ। इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, इट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू चोजन क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस। यहां पर आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है जो हमने पहले डिस्कस कर चुके, लेकिन फिर बता देता हूं आपको। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज ड्यू टू ऑल चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द क्लोज सरफेस। जो Q इन है, ओनली दोज चार्जेस विल बी कंसिडर्ड विच आर इनसाइड द क्लोज सरफेस एंड वी हैव टू इंटीग्रेट ओवर द होल क्लोज सरफेस। और इसके अलावा जो सरफेस हम चूज करते हैं वो किसी भी तरह का सरफेस चूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज की क्लास में हमें क्या करना है। आपको एक इनफाइनाइट वायर गिवन है जिसके ऊपर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज चिपकाया गया है। ये आपका प्लेन इस साइड भी एक्सटेंडेड है, इस साइड भी, सब जगह एक्सटेंडेड है। लेट्स से दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। और जो चार्ज इसके ऊपर चिपकाया गया उसकी वैल्यू है सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर एरिया में सिग्मा कूलम्ब चार्ज चिपकाया गया है। तो ये पूछ रहा है कि इस से r दूरी ऊपर, इस शीट से, अगर ऐसी शीट है चार्ज चिपकाया गया है, उससे r मीटर की ऊपर दूरी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये निकालना है। तो इसको हम गोज लॉ से निकालेंगे। गोज लॉ से निकालेंगे तो सबसे पहले गोज लॉ में हम क्या करते हैं, क्लोज्ड सरफेस एरिया क्या चूज करना है ये डिसाइड करते हैं। क्लियर है? आपकी बुक्स में यहां पर एक क्यूबॉइड सिलेक्ट कर रखा है, पर उससे भी आसान है आपको चूज करना एक सिलेंडर का एरिया। आप क्यूबॉइड भी चूज कर सकते हैं, पर यहां पर मैं सिंप्लिसिटी के लिए एक सिलेंडर चूज कर रहा हूं। एक सिलेंडर चूज किया है जिसका कि आप मान लीजिए रेडियस x है और उसकी ऊपर, इस प्लेन से ऊपर उसका डिस्टेंस r है और नीचे भी r है। तो इस तरीके से आपका ये एक सिलेंडर है। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर ये इनफाइनाइट शीट है, इससे r डिस्टेंस की दूरी पर मुझे एक क्या चूज करना है, r डिस्टेंस ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मैंने जो गॉसियन सरफेस चूज किया वो कैसा किया, एक सिलेंडर चूज किया है। आप इसको r पार कर दें या फिर ऐसा माने कि ये पूरे एरिया में फैला हुआ है, तो यहां पर जितनी दूरी पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था उसकी उतनी दूरी तक सिलेंडर का फर्स्ट हाफ है और उतनी दूरी नीचे तक सिलेंडर का सेकेंड हाफ है। क्लियर है इतना? अब इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमने सरफेस, सबसे पहले क्लोज सरफेस चूज करना होता है, वो हमने सिलेंडर चूज कर लिया। फिर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शंस क्या क्या हैं वो तय करना होता है। तो आप मुझे बताइए कि ऐसी एक इनफाइनाइट शीट है, दूर दूर तक फैली हुई है, उससे r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। आप अपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज के आधार पर इसको बता सकते हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए और दिमाग पर जोर दीजिए, मैं आपको बता रहा हूं कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। आप ऐसा मानिए कि ये आपकी शीट है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसके सराउंडिंग में आप ऐसे सर्कुलर रिंग्स मान लीजिए।
इस सर्कुलर रिंग्स पे छोटे छोटे एरिया एलिमेंट सेलेक्ट कीजिए। इन सब के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब इन सब के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे होगा वो एक ऐसा बनेगा कि कोन सा बनेगा ऊपर। उस कोन के जितने इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स हैं उनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स विल कैंसिल आउट एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स विल ऐड अप। सिमिलरली आप इस एक और वायर सेलेक्ट कर लीजिए। आप ये मान लीजिए कि जो इनफाइनाइट प्लेन है ये रिंग से मिलकर बना हुआ है और एक रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर आ रहा है, तो सभी रिंग्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर ही आएगा। इसका मतलब उस प्लेन से ऊपर आप कोई पॉइंट कंसीडर करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। कहने का मतलब अगर ये आपकी शीट है, इसके किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा। क्लियर है? ठीक है। अगर ऊपर की तरफ रहेगा तो इसका मतलब जो ये एरिया है आपका दो तरह का एरिया है। एक तो कर्व्ड एरिया है, एक आपका बॉटम अप एरिया है जो बॉटम पे है और अपवर्ड आपका लिड है वहां पर है। बॉटम अप में इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे होगा और एरिया वेक्टर भी ऐसे होगा। तो यू कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू ds। और जो आपका कर्व्ड सरफेस है, आप कहीं मान लीजिए कि मुझे यदि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर ही रहेगा। कैसे समझेंगे इस बात को? पहली बात तो आप इसके ऊपर कहीं भी पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऊपर रहेगा। अब जब मुझे इस पॉइंट पर E डॉट ds करना है, यहां E डॉट ds किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर, ds भी ऊपर। अगर इस पॉइंट पर E डॉट ds करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अपवर्ड डायरेक्शन एंड एरिया वेक्टर विल बी इन दिस डायरेक्शन। दे विल बी परपेंडिकुलर। अगर वो परपेंडिकुलर होंगे तो आप यहां बोलिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू ds वेक्टर। क्लियर है? अब ये दोनों चीजें इस्तेमाल करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड गोज लॉ को आराम से अप्लाई कर सकते हैं। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, वो है अब यदि ये जो सरफेस आपने चूज किया है ये इस प्लेन से इक्वल दूरी पे है तो हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू सेम होगी। तो आप एक बात तो आपने ये देखी, दूसरी बात आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एट ऑल पॉइंट्स इज सेम। इस केस में उस बात को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। देखते हैं क्यों। अब अप्लाई करते हैं गोज लॉ। गोज लॉ में हम करते हैं E डॉट ds। जब E डॉट ds कर्व्ड सरफेस के लिए हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे E डॉट ds विल बी E ds cos 90 डिग्री। ठीक है भैया। सेकंड, आप जब उसके लिए लिखेंगे बॉटम अप के लिए, बॉटम अप यू विल राइट E ds cos 0 डिग्री एंड दिस विल बी इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भैया। यहां से देखिए cos 90 is 0 तो दिस टर्म विल बिकम 0 और वहां से मैंने कहा cos 0 is 1। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पे सेम है तो E यहां पर कांस्टेंट होगा, आप उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। तो आपका वहां से आ गया E ds इक्वल टू Q इनसाइड को आगे लिख लेते हैं एक बार। अब देखिए E तो ये आ गया, ds क्या है? एरिया। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगा और नीचे वाले पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगा, एरिया नीचे होगा। तो यहां भी E डॉट ds करना पड़ेगा और यहां भी E डॉट ds करना पड़ेगा। कर्व्ड सरफेस का ऑलरेडी 0 हो चुका है तो यहां पर जो एरिया है इसका और इसका कितना हो जाएगा? ऊपर वाले का पाई, अगर आप इसको रेडियस को मान लेते हैं x मान लेते हैं तो पाई x स्क्वायर
और नीचे वाले का भी पाई एक्स स्क्वायर, तो 2 पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो E इंटू 2 पाई एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब देखते हैं कि इसके अंदर चार्ज कितना, जो क्लोज सरफेस हमने चूज किया है उसके अंदर चार्ज कितना है। तो जिस एरिया के थ्रू ये सिलेंडर पास करेगा, प्लेन का ये वाला एरिया में जो चार्ज होगा सिर्फ वही उस क्लोज सरफेस के अंदर होगा, बाकी वाला तो नहीं होगा। अब हमें ये पता है कि 1 मीटर स्क्वायर में सिग्मा चार्ज आता है, तो अगर इसके एरिया से सिग्मा को मल्टीप्लाई कर दें तो चार्ज इनसाइड पता लग जाएगा। तो यू कैन राइट Q इनसाइड एज सिग्मा इंटू पाई एक्स स्क्वायर। यहां पे पाई एक्स स्क्वायर से पाई एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा अपॉन, यहां पे एप्सिलॉन रहेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पे एक बात जो आपको ध्यान देनी है वो ये है कि इनफाइनाइट प्लेन पे एक डिस्टेंस r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अपवर्ड होगा, और उसके नीचे कंसीडर करो तो डाउनवर्ड होगा। उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, उससे कितने डिस्टेंस पे, उस पे डिपेंड नहीं कर रहा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट डिस्टेंस। तो इस तरीके से हमने गोज लॉ को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज प्लेन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव किया। इसके बाद हमारी 2 एप्लीकेशंस बची हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ होलो शेल एंड अनदर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। ये हम अगली 2 क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।